नमस्ते दोस्तों। तो हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 12th लेक्चर। अभी इसके ठीक लास्ट वाले क्लास में हम लोग ने जो डिस्कस किया था वो हमारा वाइंड अप हो गया था। टॉपिक कौन सा था कि जब न्यू पार्टनर आता है तो वो बेसिकली गुडविल लाता है, गुडविल का अमाउंट लाता है अपने शेयर को पाने के लिए कॉम्पेंसेशन के तौर पे, प्लस कैपिटल आता है अपने नाम से पैसे के लिए। ठीक है, ये दो हमने जितना पढ़ा है अब उसको रोक दो, क्योंकि वो हमारा एक पूरा सेगमेंट था। एनआर पे काम करना, एसआर पे काम करना एंड उसके बाद न्यू पार्टनर के आते टाइम पे गुडविल उसके एंट्री पे काम करना। इसको भूल मत जाना, ये हमारा भी आगे एक्यूमुलेट हो रहा है बड़े सवाल के लिए। हमने इस चैप्टर को अभी तक पढ़ा है पार्ट वाइज, तो 3 पार्ट पढ़े, उसको होल्ड करो। अब आज हमारा एक 4th टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज रीवैल्यूएशन। और इस टॉपिक में हम लोग को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ये 100% रिपीट हो रहा है चैप्टर 2 का टॉपिक। और वहाँ पे हम लोग ने इस टॉपिक पे आई थिंक, अगर हम गलत नहीं है तो जो हमारा 15th लेक्चर था चैप्टर नंबर 2 का, वहाँ पे हम इसका पूरा एक टोटल 20-25 मिनट का सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात किए थे प्रॉपरली, उसमें न्यूमेरिकल नहीं लगवाए थे, बस कॉन्सेप्ट बात किए थे हम। आज वही चीज़ रिपीट हो रहा है बट बहुत समराइज्ड वे में। तो जो लोग क्लास पहले से किए थे तो उनके लिए पूरा समरी रहेगा कि जब भी हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन का, तो पता ही क्या होता है, ये कब बनता है? ये तब बनता है जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यूज को रीवैल्यूएट करते हैं। होता क्या है, न्यू पार्टनर आता है तो न्यू पार्टनर के आते टाइम पे ओल्ड पार्टनर से चाहते हैं कि भाई जितने हमारे लायबिलिटी बैलेंस शीट में ऐसे लायबिलिटीज था उनके भी वैल्यूज को अपडेट कर दिया जाए, मॉडिफाइड करके लिख दिया जाए। अदरवाइज नहीं करोगे ना, तो जब बाद में करोगे उस न्यू पार्टनर के आ जाने के बाद, तो वो न्यू पार्टनर क्लेम कर देगा उस पैसे को पाने के लिए जिस पे तुम्हारा अधिकार था, ओल्ड पार्टनर अधिकार था। तो आमतौर पे क्या होता है, न्यू पार्टनर्स के आते ही ओल्ड पार्टनर्स अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो इनका चेंजेस उसको भी वो मॉडिफाई करके जो उसका नेट इफेक्ट आता है, जिसको तुम इधर प्रॉफिट कहोगे लॉस कहोगे, वो आपस में बांट लेते हैं, ताकि न्यू पार्टनर जब आए तो उस न्यू पार्टनर को सारे एसेट सारे लायबिलिटीज अपग्रेडेड या अपडेटेड या मॉडिफाइड मिले। अगर एक लैंड मान लो साल की शुरुआत में 10 लाख का था, साल के मिड में मान लो हो गया फॉर एग्जांपल 12 लाख, तो इट्स बेटर कि अगर वो साल के बीच में न्यू पार्टनर आ रहा है तो अपने बुक्स के रिकॉर्ड में उसको 12 लाख कर दे। 10 लाख दिखाओगे ना तो वो जो न्यू पार्टनर वो तुरंत क्लेम कर देगा। कल को जब बढ़ के 12 लाख हो जाएगा तो पैसा मांगेगा उसमें से। तुम अगर दिखा दोगे पहले से ही 12 लाख तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो सिर्फ क्लैश ना होने पाए इसलिए किया जाता है। तो ये वही बात है जो वहाँ लॉजिक था ना कि जब रेशो बदलता है पार्टनर्स के बीच में तब वो ऐसे लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि न्यू पार्टनर जब आता है तो न्यू पार्टनर के आने के पहले ओल्ड पार्टनर्स प्रेफर टू मॉडिफाई देयर एसेट्स लायबिलिटीज अमाउंट चेंज जो उसका हो रहा है उसको दिखा करके उसके नेट इफेक्ट को आपस में बांट करके सब कुछ नया कर देते हैं। नया क्यों कर देते हैं? नया मतलब मॉडिफाइड करते हैं ताकि जब न्यू पार्टनर आए तो उन्हें कोई दिक्कत ना होने पाए। अब इस वजह से ये बनता है। अब तुम्हारा ये ध्यान देने बात क्या है कि जो रिवैल्यूएशन टर्म है ये पार्टनर्स के लिए क्या होता है, एक टाइप का हमारा क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है। जहां तो मैंने बताया था कि नॉमिनल का जो रूल होता है कि ऑल द एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड एंड ऑल द इनकम टू बी क्रेडिटेड, ये यहाँ पे अप्लाई होता है। और पता है एग्जाम में क्या होता है, और एग्जाम में प्रपोर्शन दोनों का है 50% है, मतलब हम ये कहें कि नहीं इसका सिर्फ लेजर आता है, ये झूठ है। दोनों में से कुछ भी आने के चांसेस 50% है। मतलब या तो तुम्हारे एग्जाम में लेजर आएगा बनाने के लिए रिवैल्यूएशन का, या उसका जनरेटरी आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो हम किसी एक पे एम्फेसिस करें ऐसा नहीं है, जो भी कहेगा तुम्हें दोनों का टोटल अप्रोच याद रहना चाहिए। अगर तुमसे कभी लेजर कहेगा तो तुम्हें इतनी सी बातें याद होना चाहिए जो हम लोग पहले से पढ़े हैं, यहाँ रिवाइज करा दे रहे हैं। ये हमारा बिकॉज नॉमिनल अकाउंट है तो जितने भी कंटेंट एक्सपेंसेस को इंडिकेट करेगा वो कहाँ जाएगा, डेबिट में, वाफिया एंड आलिया। अब लिखने की वजह थोड़ा ध्यान दो। और जो भी हमारे इनकम को रिप्रेजेंट करेगा वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। और यहाँ बात किसे करें, लायबिलिटी एसेट्स का। तो अब दिमाग को जोड़ लो, सोचो एसेट्स में क्या करें कि वो हमारे लिए एक्सपेंस साबित हो जाए। कोई एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है, एक मशीन था 1 लाख था 90,000 हो गया, घटा 10,000 से, तो ये मेरे लिए फायदा नहीं नुकसान है, तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो मैंने एज अ टोटल क्या लिख दिया कि जब जब कोई एसेट डिक्रीज होगा
तो यहाँ रिकॉर्ड होता है, और उसी कॉन्ट्रास्ट में कोई लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो भी इधर ही आएगा। ये दोनों इंडिकेट करता है एक्सपेंसेस को। ठीक, उधर जाओ, जब भी कोई एसेट्स इंक्रीज करेगा which indicate income for us, like लैंड बढ़ रहा है, anything else, तो लायबिलिटी घटेगा, वो भी इनकम को रिप्रेजेंट करता है। तो एज अ टोटल ये तुम्हारा एंट्री लेवल पे हो गया। जब बैलेंस निकालोगे, सॉल्व करोगे, जब ये सब पुट करने के बाद जब सॉल्व करोगे, अगर बैलेंस यहाँ आता है तो इसको हम प्रॉफिट कहेंगे, बैलेंस वहां आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, और बैलेंस कोई एक आ, दोनों नहीं आ सकता, या तो प्रॉफिट या लॉस आएगा। ये बना लोगे, तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट खत्म। इसके बाद एक और अप्रोच है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट वो हमारे अभी काम का नहीं है। जो सवाल पिकअप करेंगे भी उसमें वो नहीं आएगा। जब क्वेश्चन नंबर के आगे बढ़ेंगे, 46 के आगे बढ़ेंगे, तो वहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे भी काम कराएंगे। और यू विल सरप्राइज टू नो, हम लोग वो टॉपिक पहले से पढ़े हैं चैप्टर 2 में, सेम यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है। खैर वो जब आप वहां पहुंचेंगे वहां बताएंगे। फिलहाल ये तो लेजर वाला अप्रोच हो गया। अब आते हैं इसके एंट्री पे। देखा गया है बीते 4-5 सालों में कि कम से कम हर ऑल्टरनेट ईयर्स में या फिर मेजॉरिटी ऑफ ईयर्स में रीवैल्यूएशन का लेजर बोल देता है, आई एम सॉरी जनरल एंट्री कह देता है। अब बच्चे वहां गलती कर देते हैं, उनके लिए आसान पड़ता है लेजर बनाना, बहुत ईजी होता है, बस तुम पुट करना है, बाकी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एंड आंसर आता है। लेजर में क्या वो गलती करते पता है, वो समझ नहीं पाते हैं कैसे एक साथ कंपाउंड बनाएं। मतलब कि जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, लायबिलिटी चेंजेस इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहे, वो बना नहीं पाते एक कंपाइल वे में एंट्री। तो बेटर रहता है एक बार यहाँ प्रोसेस देख लो। मैंने क्या लिखा है, जब भी एंट्री कहेगा तो ऑलवेज यू हैव टू फ्रेम 3 एंट्रीज, कंपल्सरी है। हो सकता है 3 में से कोई एक ना बनने पाए, लाइक इनकम वाला या फिर एक्सपेंस देखा जाएगा, 3 तो मैक्सिमम बनने वाले होते हैं। कौन कौन से? एक एंट्री इंडिकेट करता है एक्सपेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, मतलब ये पूरा जो सेगमेंट है डेबिट वाला, ये पूरा एक्सपेंस वाला हो गया। एक एंट्री बनता है इनकम को लेकर के, कि जो भी चेंजेस हुए हैं लायबिलिटी एसेट्स में, जो इनकम हमारे लिए बना रहा है उसका एंट्री बनेगा। और फिर इन दोनों को क्लब करके, कंपेयर करके एक एंट्री और बनेगा, आइदर प्रॉफिट का या लॉस का, जो बन जाए। तो कैसे मैंने एंट्री बनाया हुआ है, जब एक्सपेंस कोई हो रहा है बिकॉज ऑफ एसेट्स, बिकॉज ऑफ लायबिलिटीज, तो एट दैट मोमेंट वो जो टर्म है रिवैल्यूएशन, जिसका एंट्री बनाने जा रहे हो, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट है ना, तो वो जो टर्म था रिवैल्यूएशन, वो कहां बैठाएगा? एक्सपेंस टाइम पे, डेबिट में। तो मैंने इसलिए क्या किया है, इस रिवैल्यूएशन को लिखा डेबिट में, और जो भी कारण है एक्सपेंस के होने का उसको नीचे लिखोगे। और 2 ही कारण है, या तो एसेट्स डिक्रीज हुआ होगा या लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ होगा, तो वो सब नीचे लिखा आता है। अब जितने एसेट्स, जितने लायबिलिटीज इन टोटल एसेट्स डिक्रीज या लायबिलिटीज इंक्रीज हुए होंगे, वो सब नीचे लिखाएंगे, और इन सब को क्लब करके, ऐड करके जो भी फिगर आएगा यहां लिख दोगे। सिमिलरली इनकम जब बात करोगे, तो बिकॉज जब इनकम को होता है तो एट दैट मोमेंट रिवैल्यूएशन हैज टू बी क्रिएटेड, तो मैंने नीचे लिख दिया। अब जो भी रीजंस हैं इनकम के होने का, वो ऊपर लिखा है डेबिट में, लाइक एसेट्स बढ़ रहा है तो ऊपर आएगा, लायबिलिटी घट रहा है वो भी ऊपर आएगा, और इन सबको क्लब करके जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, विच इंडिकेट इनकम फॉर अस। अब जब तुम्हें कंपेयर करना है प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है, तो उसका एक ही तरीका होता है, जो मैंने बनाया बोला ये रिवैल्यूएशन का डेबिट, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट। तुम्हें इसी डेबिट टोटल को और क्रेडिट टोटल को कंपेयर करना होता है। कैसे कंपेयर करते हो, इधर देखो, ये याद रखना जो मैंने लिखा है, जब भी कंपेयर करोगे, अगर डेबिट वाला छोटा रहे, क्रेडिट वाला बड़ा रहे, फॉर एग्जांपल यहां लिखा है 1 लाख, यहां लिखा है 1,50,000, बड़ा कहां है? नीचे, मतलब बड़ा है क्रेडिट वाला। तो जब तुमको कंपैरिजन में दिखेगा कि नीचे वाला बड़ा दिख रहा है, तो तुरंत कहो कि वहां प्रॉफिट हुआ है, मतलब अपने आप से कहो मतलब। और प्रॉफिट हुआ है तो कितने से हुआ है माइनस कर लो, और जितने से प्रॉफिट हुआ है माइनस करने में जो आएगा, तुम्हें सिंपली फिर ये एंट्री पास करना है। अब ये एंट्री याद नहीं रख पाओ, समझो, दिमाग लगाओ। वो जो प्रॉफिट हुआ है वो एक्चुअली हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, और बार बार समझाया कि जो भी चीज पार्टनर्स को दिया जाता है एट दैट मोमेंट पार्टनर्स नाम कहाँ लिखाता है? नीचे। तो ऐसे याद रख सकते हो। और ये जो प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन को जो तुम प्रोवाइड करो ओल्ड पार्टनर्स को, ध्यान रखो ओल्ड लिखा है, न्यू नहीं। जब बांटोगे तो बांटोगे ओल्ड रेशो में, मतलब यहाँ पे कोई मतलब नहीं है न्यू पार्टनर के रेशो से, न्यू पार्टनर के नाम से, उसका यहाँ पे जिक्र ही नहीं होता है। क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको इग्नोर करना होता है इस पूरे एंट्री के टाइम पे, रिवैल्यूएशन टॉपिक के टाइम पे। लॉस हुआ होता तो ये कब कैसे मालूम चलेगा?
लॉस वाले को समझने के लिए सिंपल सी बात है, इस डेबिट का ज्यादा होना जरूरी है कंपेयर टू क्रेडिट। ये लिखा है 1 लाख, ये लिखा है 80,000, तो इस बार डेबिट बड़ा हो गया ना, तो जितने से बड़ा हो गया 20,000 से वो लॉस है, तो लॉस से वाले केस में एंट्री बनने वाला है। और तुमको पता ही है कि लॉस मतलब वो लॉस का भरपाई पार्टनर्स करेंगे, कैसे? अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट करवा करके इन द ओल्ड रेशियो एंड नीचे फिलअप होगा टू रिवैल्यूएशन। ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखो होता क्या है ना, इतनी बातें तुम लोग के माइंड में रटा होना चाहिए क्वेश्चन को लगाते वक्त। क्या हुआ? पास कर दो। और भी है, कितना पानी पी गए? ठीक है भाई, पास कर दो वहां से, दो आप क्यों। चलो, ये तो मैंने अभी तुम लोग के लिए कॉन्सेप्ट रिकॉल कराया ना। अब विद इन 5 मिनट एक सवाल देख लो सिर्फ, और पता हो सवाल में खास क्या है? वहां पे लेजर नहीं का है, लेजर आसान होता है हमेशा, वहां पे एंट्री का है फ्रेम करने के लिए। तो एंट्री कैसे फ्रेम करोगे अभी बस तरीका सीख लो, मैंने सिखाया पहले भी था, रिवाइज करते हैं। 3 एंट्री बनता है, कंपल्सरी है। एंट्री जब बनाए क्वेश्चन में कहेगा कैसे बनाओगे, आज एक बार एक सिंगल सवाल पिकअप करते हैं जो क्वेश्चन 46 हमारे न्यू बुक में दिया हुआ है, और यहाँ पे कंटेंट दिया है, टोटल दिया है 8 पॉइंट। और मुझे नहीं पता इस 8 में से कितने एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पता है ऐसे केस में क्या होता है? देखो यहाँ पे अभी कोई न्यू पार्टनर की बात नहीं कर रहा, कोई ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो पार्टनर का नाम भी नहीं दिया है, वो तुम्हारा पहले फोकस करवा रहा है दैट क्या तुम लोग एलिजिबल हो एंट्री बनाने के लिए। मतलब वहां पे देखो इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि पार्टनर नाम क्या है या उनका रेशियो क्या, न्यू पार्टनर कौन आ रहा है। अभी तुम्हारा बस इतना फोकस करा रहा है कि क्या तुम्हें एसेट्स लायबिलिटीज अगर चेंजेस दे दे, घटे बड़े जो भी, क्या एंट्री फ्रेम कर पा रहे हो। वहां से एक टेस्टिंग है और हम लोग से पिकअप करने भी जा रहे हैं, क्योंकि यही सवाल हमारा काम आता है 1 मार्क्स को फेस करने के लिए। समझो इस तरीके से, यहाँ 8 पॉइंट है ना, तुम जानते हो यही 8 पॉइंट को ब्रेक कर दोगे ना तो बन जाएगा 8 MCQs। और यू विल सरप्राइज टू नो कि जो इसमें दिया है पहला वाला ही पहला पॉइंट, इसी पहले वाले पॉइंट पे 2024 के MCQ में PYQ में सवाल आया था 1 मार्क्स के लिए, जिसमें मैंने सॉल्व कराया हुआ भी है। तो मतलब तुम्हें खुद को नहीं पता कि कौन सवाल कहाँ हमारे काम आ जाए, तो ये सवाल हमारे काम का है बट नॉट कॉन्टेक्स्ट टू बड़े सवाल में। ये हमारे काम का सिर्फ रिविजन को प्रैक्टिस कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो पिकअप करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें सिंपल 8 पॉइंट दिया है और डायरेक्टली कह रहा है रीफ्रेम ऑल द चेंजेस इन द रीवैल्यूएशन लेजर्स के तौर पे, एंट्री के तौर पे। तो मैंने पहले कहा जब भी एंट्री कह देगा तो अपने मन से अपने आप से तुरंत पहले बोलो कि 3 एंट्री बनने वाला है। एक एंट्री बनेगा एक्सपेंसेस को लेकर के, एक बनेगा इनकम को लेकर के, और एक बनेगा प्रॉफिट या लॉस को लेकर के। अब देखो मुझे नहीं पता कि नाम कितने ही आने वाला है एक्सपेंस में या इनकम कैटेगरी, मुझे खुद को नहीं पता, तो मैं वो खुद से समझना होता है। हाँ लेकिन एक चीज़ है, ये बताओ नव्या, जब एक्सपेंस की बात होती है, जब एंट्री बनाते हैं एक्सपेंस वाले कंडीशन का, एट दैट मोमेंट रीवैल्यूएशन डेबिट या क्रेडिट क्या होगा, लिखा है बोर्ड पे। एक्सपेंस वाला एंट्री जब बनाओगे एंट्री, तो रिवैल्यूएशन जो वर्ड है वो कहाँ जाएगा, डेबिट क्रेडिट, यहाँ लिखा है ना, देखे बताइयो। चलो अच्छा ठीक बोलियो। तो यहाँ पे हमारा जब इसका एंट्री फ्रेम करेंगे तो एट दैट मोमेंट रीवैल्यूएशन हमारा कहाँ पे आएगा, डेबिट में। अब इसका अमाउंट अभी मत लिखो, वो लिखा जाएगा तब लास्ट में, जब सब हो जाएगा सबको जोड़ के लिख दिया जाएगा। तो अब सवाल क्या है, नीचे क्या क्या आने वाला है। अब मुझे नहीं पता नीचे कितने नाम आएंगे, बट तुम इतना मान के चलो कि नीचे बहुत से नाम आने वाले हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेट अगर इतने बड़ा सवाल है तो 4-5 नाम तो आ सकता है। और इसी तरह से जब इनकम वाला बनाओगे तो एट दैट मोमेंट जो रिवैल्यूएशन वर्ड है वो कहाँ लिखाएगा, नीचे टू रिवैल्यूएशन। और इसके जो भी रीजंस हैं कि क्यों इनकम हो रहा है वो ऊपर लिखाएगा डेबिट में। हम इतने नाम लिखे हैं, क्या पता 1-2 नाम सिर्फ काम में है, देखा जाएगा। ये इतना तुम्हें अब अज्यूम करना पड़ता है, माइट भी तुम इतना लिखे हो बट तुम्हें 2 ही नाम आया हो तो मिटाना पड़ जाएगा फिर। तो इसीलिए बेटर रहेगा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेना आराम से, और बाकी प्रॉफिट लॉस एकदम लास्ट में किया जाएगा। पढ़ते हैं। पहला लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख, ये तो बाय लिखा है। और तुमको मैंने बार बार कहा है जब जब तुम्हारे इस पूरे टॉपिक में तुम्हें कहीं भी बाय दे देगा, बाय, तो तुम्हें इसका मतलब उसका जो है चेंज अमाउंट दे दिया डायरेक्टली। और ये देखो अंडर वैल्यूड क्या होता है,
हमने अपने लैंड एंड बिल्डिंग को बाय मिस्टेक कम से दिखा दिए हैं, अंडर वैल्यूड कर दिए हैं बाय मिस्टेक। तो तुम किसी लैंड अपने एसेट्स को कम से दिखा दोगे बाय मिस्टेक, उसको वापस से रुको, जब उसको वापस से इंक्रीज कराओगे तुम्हारे लिए फायदा नुकसान है? भाई तुमने बाय मिस्टेक अंडर वैल्यूड कर दिया था, उसको टू करेक्ट है भाई। इसमें क्या होता है, तुम रीमॉडिफाइड करो ना, तो तुम्हें बाय मिस्टेक अगर अंडर वैल्यूड दिखा दिया था बुक्स के रिकॉर्ड में, अब मॉडिफाई करते वक्त उसको करेक्ट करने के लिए वापस सही कर रहे हो, तो अंडर वैल्यूड को बढ़ाने जा रहे हो और एसेट्स को बढ़ाने जा रहे हो, तो हमारे लिए फायदा है। और फायदा कहाँ लिखाता है, मेरा इसमें आएगा, मतलब इस वाले केस में इसका आएगा, नाम क्या है इसका, लैंड एंड बिल्डिंग। अब बिकॉज हमें क्वेश्चन में बाय दिया हुआ है, तो मतलब तुम्हें चेंज अमाउंट दे ही दिया, कितने का दिया है, 2 लाख। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, ऊपर था अंडर वैल्यूड, यहाँ पे क्या आ गया, हमने बाय मिस्टेक स्टॉक को, जो कि एक एसेट्स होता है, हमने उसको बाय मिस्टेक ओवर वैल्यूड दिखाया हुआ था अभी तक बुक्स के रिकॉर्ड में, गलती से बढ़ा कर रखे हुए थे एक एसेट्स के अमाउंट को, अब डिक्रीज करना है सही करने के लिए। तो एक एसेट्स डिक्रीज होने वाला है, तो ये तो फैक्ट है, कहाँ पे आएगा वो, इसमें आएगा टू स्टॉक। बट एक दिक्कत है, यहां तुम्हें सीधा वो चेंज अमाउंट बता दिया था 2 लाख बाय लिख करके, तुम तुरंत पुट कर पाए, यहां तुम्हें चेंज अमाउंट देने के बजाय परसेंटेज दे दिया है, कितना दिया है, 20%, कि तुमने बाय मिस्टेक 20% से अंडर वैल्यूड किया था, सॉरी ओवर वैल्यूड किया था। अब वो चेंज अमाउंट कैसे निकाले, तो तुम लोग के लिए एक ट्रिक, ये देखो, इसको याद कर लो। देखो, जब भी कोई एसेट्स हमसे गलती से होता है क्या, ओवर वैल्यूड, तो पता है क्या करना, अगर तुम्हें उसका निकालना है ओवर वैल्यूड का अमाउंट, अगर तुम्हें पता लगाना है, तो इसका एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली निकालने के लिए। वो क्या है फॉर्मूला, कितने से ओवर वैल्यूड हुआ था वो बाय अमाउंट अगर पता लगाना है, जो यहाँ बनाया दिया था 2 लाख, यहाँ पता लगाना है स्टॉक वाले केस में, तो क्या करो, जितना क्वेश्चन में दिया है बुक वैल्यू इनटू जितने से ओवर वैल्यूड हुआ है वो परसेंटेज जो क्वेश्चन में दिया हुआ 20% अपॉन में 100 प्लस ओवर वैल्यूड, इसको याद रख लो। ये तब अप्लाई करना जब तुम्हें परसेंटेज के केस में वो ओवर अंडर दिया होता है। तो ये मैंने कब बताया, जब ओवर वैल्यूड हुआ हो और कितने से हुआ है वो अमाउंट पता लगाना है। अमाउंट कौन सा वाला, कि अमाउंट कितने से वो ओवर वैल्यूड हुआ था, चेंज अमाउंट पता लगाना है, तो अप्लाई करो फॉर्मूला। यही सेम फॉर्मूला इसके लिए भी है, किसके लिए, अंडर वैल्यूड के लिए, बस में एक चेंज करना है। हालांकि क्वेश्चन हमारा ओवर वैल्यूड का है, मान लो कि क्वेश्चन हमारा अंडर वैल्यूड का दिया है, तो पता चेंज क्या करोगे, जहां लिखो ओवर वहां क्या लिख दोगे, अंडर वैल्यूड, इतना चेंज पहला करोगे, और दूसरा जहां लिखो प्लस ओवर वहां क्या कर दोगे, बस इतने चेंज करना है। तो ये ऐसे याद रखना, और ये जो मैंने बताया फॉर्मूला ये अप्लाई कब करोगे, जब क्वेश्चन में ओवर अंडर की बात करें और परसेंटेज दिया हो नंबर देने के बजाय। तो अभी इस क्वेश्चन में देखो, हमें स्टॉक की बात किया है और स्टॉक का है 20% ओवर वैल्यूड एंड उसका बुक वैल्यू दिया कितना, 60,000। तो सॉल्व करें, तो स्टॉक की बात कर रहा है पहला और उसका बुक वैल्यू दिया है 60,000 इनटू कितना दिया उसका ओवर वैल्यूड परसेंटेज 20 अपॉन में 100 प्लस 20, ये 20 काट मत देना, नीचे ऐड करो तो हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो इसमें कितना आएगा 60,000 इंटू 20 अपॉन 120। जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 1/6, तो ये 10,000 आएगा। सॉल्व कर लो, दिस इज योर ओवर वैल्यूड का अमाउंट। ये तुम्हें बताया था कि उसमें समय दिया हम, क्योंकि अभी इस टाइप का क्वेश्चंस बड़े वाले सवाल में ऐसा आएगा बार बार, ओवर अंडर वाला केसेस, जो वहां चैप्टर 2 में नहीं था यहाँ पे है। तो ठीक है, हम लोग नया सीखने चाहिए यहाँ पे इसी बहाने। तो यहाँ पे स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन का अमाउंट कितना हमारा आया, 10,000। ये कैसे आया इसको याद रखना। यही इसी क्वेश्चन में अगर स्टॉक को कहा होता अंडर वैल्यूड, परसेंटेज दिया होता, तो यही जो लिखा जहाँ जहाँ प्लस नीचे प्लस किए ना वहाँ माइनस कर दिए होते हैं, बाकी एज इट इज करते हैं हम लोग। चलो 2 हो गया, थर्ड पे आते हैं।
प्रोविजन मेंटेन करना है, कंपेंसेशन 20,000 टू द एक्स एम्प्लॉय। हम जब जब प्रोविजन मेंटेन करते हैं, याद रखना प्रोविजन इटसेल्फ मींस लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जितनी बार बनाओगे यू आर क्रिएटिंग द लायबिलिटी विच इंडिकेट एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो नीचे आएगा। तो जो प्रोविजन बना रहे हो, कितने का बना रहे हो, अमाउंट दिया इसमें 20,000, तो ये एक्सपेंस यहाँ लिखाएगा टू प्रोविजन फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर द एम्प्लॉय, पूरा लिख सकते हो 20,000 रुपया। नेक्स्ट पे आओ, ये आसान था। डेप्टर appeared in the book 1.5 लाख, they are estimated to produce not more than 130। ये बताओ, एक तो लिखा है एस्टिमेटेड कि हमको अनुमान है कि 1.5 लाख का डेटर था, एसेट्स 1.5 लाख का, 130 ही मिलने गुंजाइश है उनसे, 1,30,000, 20,000 माइट भी ना मिले। तो अब पता है जब भी तुम्हें डेप्टर से पैसा कम मिलने का उम्मीद होता है, कम, तो एट दैट मोमेंट हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट। तुम्हें बहुत परसेंटेज दिया होता है कि इतना मेंटेन करना है, परसेंटेज कहाँ होता है, यहाँ पे सीधा वो डायरेक्टली बोल दिया कि 1.5 लाख डेटर था, उनसे हमको 1,30 मिलने का गुंजाइश है, मतलब 20,000 हमको शायद ना मिले। तो एट दैट मोमेंट हमको 20,000 रुपीज का मेंटेन करना होगा प्रोविजन। एंड वही सेम बात, जब जब प्रोविजन कहता है इट इज लायबिलिटी फॉर अस क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ एक और नाम आएगा नीचे ही, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट। कितने से, याद रखना कि इसमें हमेशा तुम चेंज अमाउंट लाते हो, कंप्लीट अमाउंट मत ले आना। 1.5 लाख डेटर 1,30 मिलने गुंजाइश है, तो कितना नहीं मिल सकता, हम उतने प्रोविजन बनाएंगे सिर्फ। तो चेंज अमाउंट यहाँ लाना, गैप अमाउंट लाना होता है, कंप्लीट अमाउंट मत ले आना। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स इंक्लूड अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन, ये लिखा है ना। देखो ये बताओ कि अगर हमें क्रेडिटर से पैसा मिल रहा है एज अ कमीशन के तौर पे, क्या लिखा है इसमें, क्रेडिटर इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। एक तो रिसीव्ड का है, फायदा है ना, तो जब जब फायदे की बात आ जाए तो यहाँ पे आएगा, और किन से मिला, ये क्रेडिटर से, तो यहाँ वर्ड क्या आएगा, कितने का, ये 20,000 का है, 10,000 का है, सॉरी 10,000 ये। ओके, नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीज्ड टू PO 1,20,000, और बुक में कितना अमाउंट था, 2 लाख। एक बिल्डिंग हमारा, सॉरी मशीन हमारा 2 लाख का बुक्स में लिखा था, और कितना हो गया, 1,20,000, 2 लिखा था कि इतना हो गया। अब बताओ चेंज कितने से हो रहा है, 2 लाख था 120 हो गया, मतलब 1,20,000 हो गया, डिक्रीज कितने से किया, तो ये डिक्रीज हुआ, ध्यान देना, 2 लाख तो था पहले से, मशीन का अमाउंट 120 हो गया, 2 लिखा था, तो मतलब तुम्हें दिख रहा है कंपैरिजन में कि घट रहा है, और कितने से घट रहा है, 80,000 से। और जब जब घटता है तो इधर आएगा मशीन कितने से घटाइए, दोबारा क्या बेटा, चेंज अमाउंट लिखना होता है। तुम चाहो तो यहाँ दिखा सकते हो कि ये अमाउंट कैसा आ रहा है, 2 लाख माइनस 120 करके आया है। चलो नेक्स्ट देखो, सेकंड लास्ट, मशीन इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 120। इस बार बाय लिखा है, और मैंने कहा पहले कि जब बाय दिया रहे तो तुम्हें डायरेक्टली चेंज अमाउंट दे दिया, और ये तो पहले फिर से कहा है डिक्रीज्ड, तो मशीन दोबारा घट रहा है, इस बार बाय दिया है, तुम्हें डायरेक्टली वो ग्रॉस चेंज फिगर दे दिया है कि कितने से घटा है। तुम सीधा वो जो डिक्रीज अमाउंट दिया है यहाँ लिख दोगे, टू मशीन 1,20,000। 2 बार मशीन देख के उसको जोड़ मत देना, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट्स हमारे थे, दोनों क्लब मत कर देना, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन 8,000 पेड बाय पार्टनर एक्स, एक्स लिखा है। अब ये बताओ, एक पार्टनर है एक्स, उसने रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस पे कर दिया। जस्ट इमेजिन कि अगर मान लो उस रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस पार्टनर की बजाय फर्म ही पे किया होता, तो क्या होता, जल्दी बोलो। अगर उस रिवैल्यूएशन का जो एक्सपेंस है, कितना अमाउंट दिया इसमें, 8,000, उस 8,000 के रिवैल्यूएशन एक्सपेंस को एक पार्टनर की बजाय फर्म खुद पे किया होता, तो फर्म पे कर रहा है तो फर्म पैसे जाएगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिटेड बिकॉज इट इज एक्सपेंस टू बैंक या टू कैश 8,000। बिकॉज यहाँ पे फर्म तो पे नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे टू बैंक तो नहीं आएगा,
अगर फर्म खुद ही पे किया हो तो टू बैंक लिखा था, टू कैश लिखा था, बिकॉज फर्म के बिहाफ पे पार्टनर पे कर रहा है, तो जो पे करेगा उसका नाम आ जाएगा टू एक्स कैपिटल 8,000 रुपये। इसके अलावा हमारा और कोई पॉइंट नहीं बचा। तो मतलब हमने यहाँ पे जो एंट्री था किसका किसका, एक्सपेंसेस का, इनकम का, बन गया। अब बिकॉज हमारा सारा कंटेंट पुट हो चुका है तो अब टोटलिटी कर लो। इन सबको जब क्लब करोगे तुम्हारा टोटल डेबिट का अमाउंट आ जाए, कितना आएगा, ऐड किया कितना आ रहा है, कितना 2 लाख प्रथम एंड जैद। यहाँ कितना ऐड कियो 2,10,000, ठीक है। अब यहाँ तुमको मैंने कहा था एंट्री जब 2 बन जाए, एक्सपेंस वाला इनकम वाला, तुरंत तुमको एक एंट्री और पास करना होता है प्रॉफिट लॉस को कंपेयर करने वाला। वो कैसे करते हो, ट्रिक वहाँ समझाए थे, यहाँ करके दिखाते हैं। यहाँ का डेबिट अमाउंट पिकअप करो, यहाँ का पिकअप करो, मतलब रीवैल्यूएशन का डेबिट, रीवैल्यूएशन का क्रेडिट पिकअप कर लिए, कंपेयर करो। ये बताओ यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि जो रीवैल्यूएशन का डेबिट वाला अमाउंट था कितना दिख रहा है, 2,58,000, और क्रेडिट का अमाउंट अगर देखा कितना था 2,10,000। जरा कंपेयर करो कौन बड़ा कौन छोटा है, तो बिकॉज ये बड़ा हो गया ना, तो यहाँ देखो ये वाला केस क्या दिख रहा है, तो ये लॉस को इंडिकेट कर रहा है। लॉस हुआ है, दिख गया मुझे कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस कितने से हो रहा है, अगर तुम्हें पता लगाना लॉस अमाउंट पता लगाना तो दोनों सब्ट्रैक्ट करा लो। जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो हम लोग लॉस का अमाउंट पा जाएंगे, जो कितना आएगा 48। यहाँ पे कहा नहीं है कि तुमको एंट्री पास करना है प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है उसका, बट तभी सीख लो कि अगर ये प्रॉफिट लॉस कंपैरिजन करना सीख गए, तुमको ये पता है लॉस जब जब होता है तो ये पैसा हम ओल्ड पार्टनर से ही कॉम्पेंसेशन के तौर पे मांगते हैं बाय डेबिटिंग देम। तो जितने यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स हैं, यहाँ पे पार्टनर नाम दिया नहीं है, सिर्फ एक्स का दिया है ना, क्या पता और पार्टनर्स भी हों, तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, थर्ड एंट्री बना कर छोड़ देना है कि जितने ओल्ड पार्टनर्स होंगे इस क्वेश्चन में, जो कि दिया नहीं है बट ठीक है, उन सबको ऊपर लिखेंगे, और जो ये हमारा लॉस हुआ है नीचे लिखाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट विच इंडिकेट लॉस। यहाँ लॉस हुआ, ये कितने लॉस हुआ है 48,000 का, और इस अमाउंट को हम बांटे नहीं है, सिर्फ लिख के छोड़ दिए हैं। आखिरी चीज, ये जो लॉस है ये पार्टनर्स में बांटेंगे, कल को जो बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे वहां पे इन द, ये तुम्हें याद रहना चाहिए था। ये सवाल हमने जो डिस्कस अभी किए ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल किए, सवाल डिस्कस किए। एग्जाम में डायरेक्टली इस टाइप सवाल कतई नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्टली पूरा जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है 100% हमारे काम का है। ये पूरा कॉन्सेप्ट, इसको रिकॉर्ड रखो अच्छे से। अब जो मैं सवाल लगाएं इसके बाद अगले क्लास से, वो हमारा मेन सवाल है इस पूरे चैप्टर का, और धीरे धीरे हम लोग चैप्टर के एंडिंग पे आ रहे हैं, तो यहाँ तक जितना डिस्कस हुआ है उस पर क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।